Hello दोस्तों, in this particular session, that is the third session from this chapter, we will be talking about endomembrane system, right? endomembrane system को डिटेल में देखेंगे, endomembrane system किसे कहते हैं और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व है, मतलब जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, सबको डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एज फार एज नीट इज कंसर्न. ओके राइट. सो यार सिस्टम, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, नर्वस सिस्टम की बात करूं, या तो मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? बेसिकली किडनी आ रही है, यूरेटर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है. मतलब मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो वहां पे मोर देन वन ऑर्गन है. तो मोर देन वन इंडिविजुअल और मोर देन वन मेंबर जहां पे टुगेदर कोई काम कर रहे हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं. तो सिस्टम मतलब जहां पे एक से ज्यादा मेंबर्स टुगेदर किसी वन पर्पस के लिए काम करते हैं. यहां पे बात करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, तो सेल के अंदर एक सिस्टम है जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. ये जो इसके इंडिविजुअल मेंबर्स है वो मेम्ब्रेनस है, मतलब उनके पास मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेम्ब्रेन रहती है, वैसी ही इनके पास भी मेम्ब्रेन है. तो मेम्ब्रेन से बने हुए कुछ मेंबर्स एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सेल के अंदर पाई जाती है. तो देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है. सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये है राइबोसोम. ओके, सब डिटेल में देखने वाले हैं, डोंट वरी यार. ये है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन हियर वी हैव गोल्जी बॉडीज. फाइन. तो ये तो रही कुछ यहाँ पे नाम दिए गए सेल ऑर्गेनेल के. तो यार राइबोसोम क्या करता है? हमने देखा कि राइबोसोम ट्रांसलेशन करता है. क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, अमाइनो एसिड की चेन बना देता है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है. देखो इसने यहाँ पे बना ली, ये प्रोटीन इसने बना दिया. प्रोटीन मतलब क्या है? जैसे कोई एंजाइम हो गया, तो एंजाइम किससे बना है? प्रोटीन से बना है. तो राइबोसोम प्रोटीन को बना देता है, मतलब एंजाइम को बना देता है. लेकिन क्या ऐसे कोई होता है? जैसे मान लो हार्मोन हो गया, जैसे इंसुलिन का हार्मोन हो गया, मान लो इसने सिंथेसिस कर दिया, इंसुलिन के प्रोटीन का इसने सिंथेसिस कर दिया. तो क्या ऐसे होता है कि राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया और आपको बोल दिया कि ये लो आपका गर्मा गर्म प्रोटीन तैयार? नहीं भाई, उसके ऊपर क्वालिटी चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे वो सही से बना, उसका प्रॉपर पैकिंग करना पड़ेगा, तब जाके उसको आगे भेजना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, प्रॉपर सब कुछ चीजें चेक की जाती है. भाई तू ठीक से बना या नहीं बना, राइट? तुझे प्रॉपर पैक किया जाएगा. अब इंसुलिन को सेल के बाहर भेजना है. पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को रिलीज करता है, अलग अलग सेल बॉडी के फिर ग्लूकोज को टेकअप कर लेंगे. तो फिर इंसुलिन पूरे बॉडी में पहुंचना है, तो इसके लिए पैनक्रियाज के सेल से बाहर इंसुलिन को निकालना पड़ेगा. तो भाई प्रॉपर पैकिंग करनी पड़ेगी इंसुलिन की. तो ये सब चीजें होती है. तो यहाँ पे देखो प्रोटीन की चेन बन गई. फिर यहाँ पे राइबोसोम क्या करता है? अपने लार्जर सब यूनिट के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच हो जाता है. देख रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि राइबोसोम अटैचेस इटसेल्फ टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ लार्जर सब यूनिट. ये हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट. उसके लार्जर सब यूनिट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गया. अब वो क्या करता है? अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन दे देता है. किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. ये देखो दे दी. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसमें कुछ बदलाव करता है, माइन्यूट, और उसके बाहर देखो उसने प्रॉपर फोल्डिंग कर दी हल्की सी, राइट? उसने फोल्ड कर दी पॉलीपेप्टाइड की चेन और अब वो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बना देता है. मतलब अब एक सैक में, अब एक पाउच में ये जो प्रोटीन की चेन है उसको डाल दिया गया है. सही बात है. ओके, इसे अब हम कहते हैं वेसिकल, राइट? तो वेसिकल के अंदर प्रोटीन है. ओके, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? अपने ये जो वेसिकल है इसको भेज देता है आगे. बिल्कुल सही बात है. तो ये भेज रहा है गोल्जी बॉडी के पास. ये है गोल्जी बॉडी. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हल्की सी फोल्डिंग कर दी. फिर वो चाहता था कि भाई इसके आगे प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडीज करे, इसलिए उसने क्या किया? प्रॉपर पैक करने के बाद फिर गोल्जी बॉडीज के पास उस प्रोटीन को भेजा है. ऐसा क्यों किया है? पैक क्यों किया? एक वेसिकल के अंदर, एक पाउच के अंदर, एक मेम्ब्रेन बाउल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे पैक क्यों किया? क्योंकि भाई देखो साइटोप्लाज्म में कई सारी चीजें हो रही है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रोटीन को कोई और ऑर्गेनेल किसी और फंक्शन के लिए यूज कर ले. सही बात है ना?
तो इसलिए पैक करके गोल्जी बॉडीज के पास भेज दिया जाता है। गोल्जी बॉडीज क्या करता है पता है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि इंसुलिन के पास दो टाइप की चेन बनी रहती है, दो टाइप की, एक ए चेन और बी चेन, ऐसी दो चेन से बना हुआ इंसुलिन है। लेकिन जब वो बनता है, जब राइबोसोम बनाता है उसे, तो उसके पास सी पेप्टाइड नाम की एक और चेन ऐड, मतलब एक और पॉलीपेप्टाइड की चेन उसके साथ अटैच हुई रहती है, जिसको ये गोल्जी बॉडीज यहां पे आने के बाद उसको निकालता है। मतलब गोल्जी बॉडीज क्या करता है, राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया उसको मॉडिफाई कर देता है ताकि भाई वो अच्छे से काम करे। सही बात है ना। तो देखो ये काम है, हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना काम है। तो यहाँ पे अब ये वेसिकल आ पहुंची है, आने के बाद गोल्जी बॉडीज इसमें फर्दर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करता है। देखो कैन यू सी हियर, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है। और क्या करता है देखना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है गोल्जी बॉडी, उसमें देखो उसने क्या किया गोल्जी बॉडी ने, यहाँ पे गोल्जी बॉडी ने मान लो कि ये प्रोटीन है, तो इसमें उसने लिपिड ऐड कर दिया है ना, तो ये लिपोप्रोटीन बन गया इस टाइप से। तो बेसिकली ये प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन कर देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। सही बात है। आरबीसी के ऊपर हमने बात की थी, आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रहता है जो कि एज एंटीजन काम करता है। तो वो जो अटैचमेंट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, वो यहां पे होगा। गॉट इट? यस। तो सेंस बन रहा है ना कि देखो भाई साहब क्या हो रहा है, राइबोसोम ने तो सिर्फ प्रोटीन बनाया, आपको सिर्फ प्रोटीन थोड़ी ना बनाना है, आपको ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, यहाँ पे बनेगा, है ना। तो इस टाइप की चीजें, प्रोटीन को किसी और के साथ कंबाइन करना है तो भाई गोल्जी बॉडीज में होगा, मतलब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। और अब क्या होता है देखो, गोल्जी बॉडीज क्या करता है, उसको फिर से एक वेसिकल के अंदर पैक कर देता है। सही बात है। और अब अगर सेल को लगता है कि भाई इसको स्टोर करना है, तो सेल के पास वैक्यूल है। बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मान लो ये स्टोर हाउस है सेल का, उसके अंदर वैक्यूल के अंदर रख देगा। अगर ये सेल चाहता है कि ये प्रोटीन सेल के बाहर जाए, मान लो ये इंसुलिन है, मान लो ये कोई एंजाइम है, राइट, सलाइवा है, सलाइवरी एंजाइम है आपका कोई, मान लो ये लाइपेज नाम का एंजाइम है, तो इसको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, गट के अंदर डालना पड़ेगा। सही बात है ना। तो ये अब क्या करता है देखो, इस तरीके से वेसिकल के अंदर पैक किया और फिर मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल बाउंड होती है और उसको पर्टिकुलर प्रोटीन को बाहर भेज दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा। अगर वो हार्मोन है तो मान लो ये सेल ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, तो उसने वेसिकल के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बना दिया, फिर ग्रोथ हार्मोन से बनी हुई ये वेसिकल ब्रेक हो जाएगी और ब्लड में हार्मोन चला जाएगा। इस तरीके से क्लियर है? ओके। सो इस तरीके से काम करता है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा इनसाइड सेल सम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सभी के पास मेम्ब्रेन थी, जिसके बारे में अभी बात की हमने। राइबोसोम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी बॉडीज की, हमने लाइसोसोम की बात हम करेंगे और हमने वैक्यूल की बात की। सो इनसाइड सेल सम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यस, दे फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो यहां पे जैसे आप देख लो, चार लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, राइट। आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि राइबोसोम ने यहाँ पे प्रोटीन बना दिया था। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाने के बाद राइबोसोम आ गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब यहाँ पे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो चुका है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रफ अपीयरेंस आ गया ना। देखो अब तक तो स्मूथ है, उसके ऊपर राइबोसोम लग गया तो उसका जो सरफेस है हमें रफ दिखाई देता है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम। सही बात है, डिटेल भी हम देखेंगे। सही बात है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज हो गई, यहाँ पे वैक्यूल भी आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है, इसके अंदर मान लो कोई एंजाइम है, इसके अंदर मान लो कोई हार्मोन है, मान लो इसके अंदर लाइसोजाइम है, राइट, लाइसोजाइम है जिसका एसिडिक pH होता है। अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर वेसिकल को, इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को अब हम लाइसोसोम कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सब लोग मिलके और वैक्यूल, ये चार लोग मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। बेटा डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। सही बात है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम डिटेल में देखते हैं, एक ऑर्गेनेल को डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दैट? यस,
This is the outer membrane and then inside there is the inner membrane. Nucleus is a double membrane bound structure. Mitochondria is also double membrane bound structure. और कौन कौन है, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखना, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन बाहर निकली है और इस तरीके से फोल्ड होते 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 उसने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। कैन यू सी दैट? फिर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अमेजिंग वीडियोस आपके लिए खास डिजाइन किए। ओके, ये देखो उसके आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की इस तरीके से फोल्ड हो रही है एक दूसरे के ऊपर और एक स्ट्रक्चर बना रही है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टी, सिस्टर्नी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मतलब फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाना। क्रिस्टिक वर्ड ये माइटोकॉन्ड्रिया में यूज किया जाता है, यहाँ पे सिस्टर्नी वर्ड यूज करते हैं विच इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। सही बात है। तो यहाँ पे मुझे सिस्टर्नी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा सिस्टर्नी और मुझे यहाँ पे ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो सिस्टर्नी प्लस ट्यूब्यूल ये मिला के बना देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब क्या? रेटिकुलर मतलब नेटवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ मतलब जिसमें नेटवर्क है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिस्टर्नी का नेटवर्क और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। नेटवर्क मतलब क्या? मल्टीपली वो चीज होना, जैसे कई सारे सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रहे हैं, कई सारे ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो सिस्टर्नी प्लस ट्यूब्यूल्स दोनों मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है। अभी हमने कहा था राइबोसोम अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम जहाँ पे अटैच है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हो, आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको राइबोसोम लगेंगे, आप कहोगे ये तो रफ है। सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैंने आपको पूछा कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, आप कहोगे प्रोटीन। यस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना ही राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो कितना आसान है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं आपको, है ना। ओके, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सरफेस देखो आप बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगा, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। ओके, तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस आपका करा के देता है। तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हुए आपको दिखाई देते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is involved in the synthesis of protein. A smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipids. सही बात है। ओके, चलो इसी को डिटेल में देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें को दो टाइप दिखाई देते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच है। स्मूथ के पास कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम अटैच है, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है, करता है। ओके, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। सही बात। ओके, सो देखो इतनी सिंपल सी चीजें हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखते हैं फंक्शन इन मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। भाई इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करने का काम करता है, उसके अपनी एक एबिलिटी है। तो हमने कहा कि भाई ये स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो मसल के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसा ही एक स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूरॉन्स के पास होता है, उसे हम कहते हैं नीजस ग्रैन्यूल। सो नीजस ग्रैन्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही करेगा, प्रॉपर प्रोटीन की फोल्डिंग करेगा। सो लिपिड एंड स्टेरॉइड और हार्मोन सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन लिपिड्स के डेरिवेटिव होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए तो लिपिड्स से बनी हुई चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लेती है, इसलिए तो स्टेरॉइड हार्मोन आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोटीन चैनल, आराम से क्रॉस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सही। सो लिपिड, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, दीज आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमें मेंशन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो चलो वो भी हम अभी के अभी देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भाई साहब क्या कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके सामने ये जो बड़ा सा सेल दिखाई दे रहा है ना, तो ये बड़ा सा सेल कौन है? जीआईटी का सेल है। और जीआईटी के सेल के बाहर आपको ल्यूमेन दिखाई दे रहा है। ये चीज, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। मान लो आप अब इंटेस्टाइन के पास हो,
सही बात है। तो आप ल्यूमेन में हो और आजू बाजू में आपको इंटेस्टिनल वॉल दिखाई दे रही है, तो ये जो सेल है उस वॉल में का एक सेल है। ओके, आपने खा लिया, मान लो फैटी चीज़ कोई खा ली, मान लो आपने चीज़ खा लिया जिसमें ढेर सारा फैट है, मान लो आपने घी खा लिया जिसमें ढेर सारा फैट है, ये फैट आ पहुंचा है। फैट कैसे बना हुआ रहता है बेटा, हमने देखा था प्लाज्मा में जब पढ़ रहे थे हम कि भाई ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ ट्राइग्लिसराइड फैट है। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या काम करेगा वो मैं बताता हूँ। सो ये रहा ट्राइग्लिसराइड, दैट इज फैट। अब इस फैट को देख के ये जो सेल है ये लाइपेज नाम का एंजाइम सीक्रेट कर देता है। ये देखो लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को सेपरेट कर देता है ताकि ये बड़ा सा मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब किया जा सके। अब तो ब्रेक हो गया, अब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फैटी एसिड को भी एब्जॉर्ब कर लिया और ग्लिसरॉल को भी एब्जॉर्ब कर दिया। पहले ब्रेक किया ताकि उसकी साइज छोटी हो जाए, इतने बड़े साइज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ना, तो उसको ब्रेक किया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल सेपरेट हो गए। अब देखो, अब ये सेल के अंदर फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन ये चीज आप याद रखना, ये एकलौता लिपिड्स, एक एकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो तो पहले ब्रेक हुआ, सेल के अंदर जाने के बाद फिर से इस तरीके से ये फिर से रिफॉर्म हो जाता है, फिर से लिपिड बन जाता है। तो ये जो किसने बनाया भाई, ये बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। आपको लगा होगा ऐसे सेल के बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे आ गई, तो भाई ये है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां पे एमसीक्यू आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि भाई उसको फिर से बना देना, लिपिड सिंथेसिस कर दिया, लिपिड सिंथेसिस, है ना। ओके, सो इस तरीके से तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो समझ में आ गया। हमने क्या क्या देखा था, राइबोसोम अपने प्रोटीन की चेन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दे देता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल के अंदर प्रोटीन को बांध के गोल्जी बॉडीज के पास भेज देता है। अब चलो गोल्जी बॉडीज के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ओके, सो ये रही आपके सामने गोल्जी बॉडी। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दैट, यहाँ पे एक सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स, इसे कहते हैं हम सिस फेस या तो फिर कॉन्वेक्स फेस या तो फिर इसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, विजुअल्स के साथ देखेंगे, सब कुछ चीज़ें क्लियर हुई। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको इरेज करके कि यहाँ पे ये जो मुझे कुछ ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसका एक एंड के पास देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस फेस को मैं सिस फेस कहता हूँ, ये कॉन्वेक्स शेप का है और इसे हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसका दूसरा एंड देखो, ये है कॉनकेव। ओके, इसे हम कहते हैं ट्रांस फेस या तो फिर हम इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। अब ये चीज़ क्या है भाई कि गोल्जी बॉडीज हम कह रहे हैं सिस फेस ट्रांस फेस से बनी हुई है। देखो बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे देखो ये रहे वेसिकल के अंदर बंधे हुए प्रोटीन, राइट। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उधर से भेज रहा है, ये आ पहुंचे हैं गोल्जी बॉडी के पास। ओके, कौन से फेस के पास आ गया, सिस फेस के पास, ये देखो, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ये आ पहुंचता है। ओके, ध्यान से देखना है। ओके, तो ये देखो ये आ रहे हैं, उसमें गोल्जी बॉडीज कुछ चेंजेस करता है, देखो चेंज करके और फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहा है। फिर से देखना ध्यान से, ये जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर कुछ प्रोटीन है, इस वेसिकल्स को ओपन किया जाएगा, प्रोटीन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन की जो चेन है जब शुरुआत में बनती है, जिसे हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, उसमें 3 टाइप की चेन होती है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तीनों चेन से बना हुआ इंसुलिन रहता है, जिसमें से सी पेप्टाइड को निकालना पड़ता है बेटा, है ना। तो वो सब मॉडिफिकेशन जो है ये गोल्जी बॉडीज में होता है और फिर मैच्योर इंसुलिन बनता है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये मॉडिफिकेशन कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है कि सिस फेस की तरफ से ये वेसिकल्स आ रही है, राइट। मतलब आने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, मतलब ये चीज़ें फॉर्म हो रही है, एक अलग फॉर्म में बदलाव हो रहा है। और फिर मैच्योर होने के बाद मैच्योरिंग फेज से ये जो वेसिकल से बाहर जा रही है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि सिस फेज को मैं फॉर्मिंग फेज कहूँगा। फॉर्मिंग क्यों कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये फॉर्म हो रहे हैं, मतलब उसमें एक नया बदलाव हो रहा है और फिर वही प्रोटीन मैच्योर होने के बाद मैच्योरिंग फेज से बाहर जा रहा है। सिंपल है, क्लियर है। तो ये है कि कहां से आता है कहां से जाता है। सिस फेस आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ रहता है और ट्रांस फेस दैट इज मैच्योरिंग फेस ये रहता है दूसरे एंड में, दूसरे साइड में। क्लियर है, चीजें बहुत सिंपल है कि एक साइड से आया दूसरे साइड से गया। आने के बाद क्या किया उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया प्रोटीन ने, सी पेप्टाइड निकाल दिया। मान लो यहाँ पे मुझे
कोई प्रोटीन है जिसके ऊपर मुझे कार्बोहाइड्रेट लगाना है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे होगी। वो होने के बाद मैच्योरिंग फेज से बाहर निकल जाएगी, राइट। जो बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकल रहा है उसे हम वेसिकल कहते हैं। अगर इसने लाइसोजाइम बना दिया, जो कि एक एंजाइम है एक टाइप का, तो जो वेसिकल बनेगी उसे हम लाइसोसोम कहेंगे। क्लियर है? डिफिकल्ट लग रहा है? बहुत सिंपल है यार। देखो, गोल्जी बॉडी एक तो प्रोटीन का पैकिंग करेगी, डिपेंड करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उधर से क्या भेज रहा है। एक तो लिपिड का पैकिंग करेगी, या तो मान लो एंजाइम का पैकिंग करेगी। अगर इसने लाइसोजाइम नाम के एंजाइम का वेसिकल बना दिया गोल्जी बॉडी ने, और वेसिकल को बाहर भेज दिया, तो उस वेसिकल को हम लाइसोसोम कहते हैं, जिसके अंदर लाइसोजाइम है, ऐसे हम कहेंगे। क्लियर है? वहां पे भी हम आने वाले हैं। तो देखो, गोल्जी बॉडीज क्या है यार? गोल्जी बॉडीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया कैमिलियो गोल्जी ने। सही बात है, कैमिलो गोल्जी ने। तो इसलिए उन्होंने, भाई साहब ने अपना नाम रख दिया कि भाई मैं इसको गोल्जी एपरेटस कहूंगा, गोल्जी बॉडी कहूंगा। सही बात है। स्ट्रक्चर में इसके पास क्या क्या है? इसके पास सिस्टर्नी है और वेसिकल्स है। कैन यू सी दैट सिस्टर्नी? इसके पास सिस्टर्नी है, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसे हमने सिस्टर्नी कहा। वेसिकल मतलब क्या है? जो बाहर निकल रहे थे ना वेसिकल पैक कर करके, तो वो वेसिकल है। वेसिकल मतलब कुछ नहीं है, बैग है ना। वेसिकल मतलब नथिंग मोर देन द बैग। एक बैग है, मेम्ब्रेन बाउंड बैग, उसके अंदर प्रोटीन हो सकता है, उसके अंदर एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ओके, तो देयर आर टू सरफेसेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। कॉन्वेक्स फेस, दैट इज द सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, ये न्यूक्लियस की तरफ फेस करता है, और कॉन्केव फेस, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, ये अपोजिट साइड में फेस करता है। बहुत ही सिंपल है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज? पैकिंग, मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है यार। देखो, फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये सॉर्ट आउट कर रहा है, एक को एक अलग डायरेक्शन में भेज रहा है और दूसरे वेसिकल को अलग डायरेक्शन में भेज रहा है। तो ये डिसाइड करेगा, मान लो इसके पास लाइपेज नाम का एंजाइम है, तो ये डिसाइड करेगा कि लाइपेज नाम के एंजाइम को तो सेल के बाहर भेजना है। मान लो इसके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है, तो ये डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर एंजाइम को तो सेल के अंदर रखना है। तो ये जो डिसीजन है, प्रॉपर सॉर्टिंग, ये गोल्जी बॉडी डिफाइन करता है। सो प्रॉपर पैकिंग, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, ये सब चीजें करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टू ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी बॉडी करेगा, बिल्कुल सही बात है। सॉर्टिंग आउट हॉर्मोन्स टू आउटसाइड सेल और कीपिंग इट इनसाइड द सेल, ये भी भाई गोल्जी बॉडी डिफाइन करेगा। सो पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोस्ट मास्टर भी कहते हैं, जो भाई अलग अलग चीजों में सॉर्ट आउट कर लेता है कि भाई तू बाहर जा, तू अंदर जा, तू इधर जा, ये सब करने वाला गोल्जी बॉडी है। बिल्कुल सही बात। मिडल लैमेला के बारे में आने वाले सेशन में बात करने वाले हम। सेल वॉल के बाहर रहने वाला स्ट्रक्चर है, उसको भी गोल्जी बॉडी बनाता है। एक्रोसोम, जो स्पर्म के हेड के पास होता है, उसे भी गोल्जी बॉडीज के द्वारा बनाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? देखो, अभी हमने देखा कि गोल्जी बॉडी वेसिकल बनाता है। वेसिकल मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक बैग है यार, है ना। और बैग की जो आउटर वॉल है वो मेम्ब्रेन से बनी हुई है। सही बात है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब लिपिड बाइलर से बनी हुई है। सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडी एपरेटस इज कॉल्ड एज अ लाइसोसोम। अब ये जो वेसिकल है, स्पेशल टाइप की वेसिकल है। इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीएजेस, इस टाइप के। इसका काम है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इसका एसिडिक पीएच होता है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब का डाइजेशन करना, मतलब इनको ब्रेक डाउन करना। देखो, सिंपल सी बात है, गोल्जी बॉडी वेसिकल बना के भेज रही थी, आपको शुरुआत से हम बता रहे हैं, है ना। तो वही गोल्जी बॉडी कुछ स्पेशल टाइप के वेसिकल भी बनाती है। वो जो वेसिकल है, उस वेसिकल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिनका एसिडिक पीएच होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही लाइसोसोम न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स के पास भी होते हैं। और अब इसका एसिडिक पीएच है, तो ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल, कोई बैक्टीरिया आया, उसको पकड़ लिया, उसको अंदर ले लिया, फैगोसाइटोसिस करके उसके ऊपर ये एसिडिक पीएच डाल देगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, है ना। तो एसिडिक पीएच की वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि भाई अगर वो ब्रेक हो गए तो सेल की डेथ हो जाएगी, है ना। तो बड़ा ही खतरनाक है ये। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, गोल्जी बॉडी आ रही है, गोल्जी बॉडी वेसिकल सिक्रीट कर रही है, अलग अलग टाइप के वेसिकल, कुछ वेसिकल्स में एंजाइम है, कुछ वेसिकल्स में हार्मोन्स है ना, और कुछ वेसिकल्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो वेसिकल
के अंदर पैक करके चीज़ों को बाहर भेजा जाता है, ऐसे ही कुछ वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उन वेसिकल्स को हम लाइसोसोम कहते हैं। सही बात है। तो 3 हो गए हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट। अभी 4th पार्ट आ रहा है यहाँ पे वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम सभी के पास सिंगल मेम्ब्रेन है ना, इसलिए तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी मेम्ब्रेन है सबके पास मेम्ब्रेन है। सही बात है। वैक्यूल के पास भी सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्या करता है यार? ये चीज़ों को सिर्फ स्टोर हाउस एज ए स्टोर हाउस, मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। मान लो आपने कोई अच्छा खासा प्रोटीन बना दिया, लेकिन जिसकी ज़रूरत अभी बॉडी को है नहीं, तो ये क्या करेगा? स्टोर करके रख देगा वैक्यूल के अंदर। तो ये चीज़ होती है। मेनली वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल के पास हमें मिलते हैं, जहाँ पे प्लांट क्या करता है? वैक्यूल के अंदर सुक्रोज स्टोर करके रखता है। और हमने बहुत बेहतरीन विजुअल्स के साथ हमने प्लांट फिजियोलॉजी में देखा है कि किस तरीके से सुक्रोज टोनिसिटी मेंटेन करता है सेल की। बहुत सही बात है। तो ये जो सुक्रोज है वैक्यूल के अंदर स्टोर रहता है, और ऐसे वैक्यूल को हम सैप वैक्यूल कहते हैं। ओके, चीजें क्लियर है ना कि कौन सा वैक्यूल किस चीज में किसको स्टोर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उस वैक्यूल का हमने नाम दे दिया। राइट। अब ये जो एक प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसका भी हम बेहतरीन विजुअल देखेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम प्रोटोजोआ स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है। अब ये जो प्रोटोजोआ है ये इसके बॉडी में यार वाटर एंटर कर जाता है। अब इतने सारे वाटर को रखेगा तो वो तो एकदम टर्जिड हो जाएगा, इसलिए उसके पास वैक्यूल होता है। वैक्यूल के अंदर से वाटर को भेज देता है, और फिर वैक्यूल बाहर मेम्ब्रेन के पास जाके मेम्ब्रेन को फ्यूज होता है और वाटर को बाहर भेज देता है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये एक्सक्रीशन का काम करता है प्रोटोजोआ में। सही बात है। तो वो भी एक वैक्यूल हो गया। तो बेसिकली हमने आज पढ़ा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने बेहतरीन विजुअल्स के साथ हमने स्टडी किया है ना, कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ और स्मूथ पार्ट होते हैं। रफ पार्ट प्रोटीन बनाता है, स्मूथ पार्ट लिपिड बनाता है, और इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल चीज़ों को गोल्जी बॉडीज़ के पास भेज देता है। गोल्जी बॉडीज़ क्या करता है? उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग करता है, सॉर्टिंग करता है। ये चीज़ हमने देख ली है ना। ओके, और उसके बाद हम लाइसोसोम पे आ गए, और अंत में हम वैक्यूल पे आ गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और हाँ, अटेंडेंस लगाना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।